हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू educator.avinash। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स की क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो कि है ग्लोबलाइजेशन। कल हमने अपनी वीडियो में ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो कैसे इवॉल्व हुई, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करेंगे WTO के बारे में, दैट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट्स educator.avinash, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो भी हम पीपीटीज इंक्लूड करते हैं अपनी वीडियोस में, अगर आप उसको डाउनलोड करके रखना चाहते हैं वो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तब वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट दैट्स educatoravinash.com पे जाके डाउनलोड सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इसके साथ हम अपना जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसे देखने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। इसका एम रहता है लिबरलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि हमने कल अपनी वीडियो में देखा कि जो गवर्नमेंट्स है उसकी पॉलिसीज इस तरह से रहती है कि वो ट्रेड बैरियर्स रखे ताकि जो उनकी डोमेस्टिक कंपनीज है उनके जो इंटरेस्ट है उसे प्रमोट किया जा सके। बट जो WTO है उसका काम ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड इस तरह से हो कि मिनिमम हिंड्रेंस रहे या मिनिमम बैरियर्स रहे बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो जो लिबरलाइजेशन है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसको इंश्योर करना WTO का काम रहता है। WTO establishes rules regarding international trade and check them, जैसे हमने पहले बात कर ली है। But in reality it has been seen that developed countries are still uses trade barrier, example in USA। अब देखिए होता क्या है, वैसे WTO का काम क्या है, वो ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करेगी। बट होता क्या है, जो ये डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए वो पॉलिसीज इस तरह से फ्रेम करवाते हैं ताकि जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है उसे वो इंश्योर करके रख सके या उसे प्रोटेक्ट करके रख सके। बट जो अदर कंट्रीज है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता है। जैसे हम बात करते हैं जो ये सब्सिडीज है एग्रीकल्चर को लेके, उसके ऊपर काफी डिबेट रहता है WTO के ऊपर, WTO में। वही यहाँ पे है कि जो USA है वो क्या करती है, ऑल्दो वहां पे 0.5% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, पर तब भी वो सब्सिडीज देती है जो मनी है उसके इन फॉर्म में। बट स्टिल जो WTO है उसमें वो एक्सेप्टेबल रहता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एग्जांपल इंडिया जो सब्सिडीज देती है उसे एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है। वो अगर आप देखेंगे तो एम्बर बॉक्स वगैरह इस तरह से सब्सिडीज रहती हैं, वो हम अगले जो वीडियोज होंगे उनमें देखेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो WTO है उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के फेवर में ही बात होती है ज्यादातर। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट की बात करें जो इंडिया में हुआ है, ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन जो है उसे बढ़ाया है। बट देखिए इसके साथ एक और ड्रॉबैक भी रहा है। जब ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया तो काफी कंपनीज जो थी वो प्रोटेक्शन में रहती थी गवर्नमेंट की, इस वजह से वो इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं बनी है। और ग्लोबलाइजेशन का एक ही फंडा होता है कि जो ज्यादा अच्छा कंपटीशन में रहेगा वो ज्यादा अर्न करेगा, वो ज्यादा लॉन्ग रन में चल पाएगा। बट हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। हम अगर बात करें तो हम हमेशा देखते भी हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका ग्रोथ इतना अच्छा नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? स्टेगनेटेड ग्रोथ रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो हमारी कंपनीज या इंडस्ट्रीज थी वो इतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं लैग कर जाती हैं। दे हैव ग्रेटर चॉइसेस। अब देखिए अगर हम बात करें कस्टमर्स की तो नेचुरली उनको तो फायदा ही है, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना कस्टमर को फायदा होता है। एक तो क्वालिटी इंक्रीज होती है और एक कॉम्पिटिटिवनेस के कारण जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा नहीं रखा जाता। जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज की मोनोपोली होती है तब प्राइस को, क्योंकि अगर मेरी मोनोपोली है पूरी तरीके से तो मैं कितना भी प्राइस रख लूं, कोई मुझे कम्पीट नहीं करेगा, कोई मेरे बराबर नहीं रहेगा, तो हर किसी को मुझे उतना पे करना पड़ेगा। बट अच्छे या प्रोग्रेसिव किसी भी सिविलाइजेशन का मेन जो पर्पस होना चाहिए वो कंपटीशन होना चाहिए, और बाय ह्यूमन नेचर भी हम कंपटीशन में बिलीव करते हैं।
MNC have increased their investment as it has been beneficial for them. अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो जो MNCs हैं उन्होंने भी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए फेवरेबल रहता है, क्योंकि हमने कल अपनी वीडियो में भी देखा था कि MNCs को क्या चाहिए, लो कॉस्ट पे उन्हें जो वर्कफोर्स है वो मिल जाए, अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर मिल जाए, वो सारी चीजें उन्हें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। टॉप इंडियन कंपनीज जो है उनको भी बेनिफिट हुआ है। वही मैंने बताया ना कि काफी कंपनीज थी जिन्हें बेनिफिट नहीं हुए, पर कुछ कंपनियों उन्हें बेनिफिट भी हुआ है, जो कि जैसे कि बात करें इन्फोसिस वगैरह, वो भी अच्छा परफॉर्म करी थी। क्यों करी थी? जो IT हमारी कंपनीज थी वो अच्छा परफॉर्म करी थी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, या जब ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, जिसकी वजह से हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर जो है वो अच्छे से इवॉल्व हो पाया है। Some have been run by collaboration, some by competition. Because of competition, they have invested in technology and production. अब देखिए क्या है, कंपटीशन है इकोनॉमी में। तो पहले क्या था, कंपटीशन ही नहीं था। कंपटीशन नहीं होने के कारण कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था कंपनीज के पास कि वो अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाते या अपनी प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देते, कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ। मगर हुआ क्या, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके बाद उन्हें पता था अगर वो compete करेंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, सिर्फ तभी उनके प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होंगे। तो ये कारण है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत पॉजिटिव सेंस में रहा है इकोनॉमी के लिए। इवन ग्लोबलाइजेशन हैज मेड लार्ज इंडियन कंपनीज टू बी MNC, जैसे टाटा मोटर्स हैं, इन्फोसिस हैं, ये खुद भी MNCs बनी हैं। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अट्रैक्ट फॉरेन। देखिए अगर हम सर्विसेज की बात करें तो हमें पता है इंडिया में सर्विसेज सेक्टर जो है वो अच्छे से परफॉर्म किया है, और IT सेक्टर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है ग्लोबलाइजेशन के सिनेरियो में। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंट पॉलिसीज लेके आती है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाम देखिए, स्पेशल मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसके रिलेटेड काफी ज्यादा स्पेशल फीचर्स रहते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस की थी? ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसे अट्रैक्ट किया जा सके। अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें क्या रहता है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज रहती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, हर चीज बहुत अच्छे से अवेलेबल होगी। फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कंपनीज को कि यहाँ पे लेबर लॉज जो है उन्हें फ्लेक्सिबल रखा जाएगा, जैसे आप जो वर्कर्स है उन्हें शॉर्ट पीरियड में मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना वो मेनली इस तरह से उनकी पॉलिसीज डिजाइन है ताकि जो लोग हैं या जो MNCs वगैरह हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। अब देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट, एक तो पहली बात वो टेक्नोलॉजी वगैरह साथ लेके आएंगे, और दूसरी बात क्या है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कंट्री को भी ग्रो करने में मदद करेगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, हम बाद में भी देखेंगे। बट क्या रहेगा, जैसे वो जो करेंसी, जैसे हमें पता है स्टॉक्स वगैरह होते हैं, हर जगह पे उसका इफेक्ट रहता है। बट देयर आर रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लोबलाइजेशन, वो हमें पता है हर चीज के, जैसे कहते हैं ना हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज रहती हैं। तो नेगेटिव क्या है, जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो इतना अच्छे से compete नहीं कर पाएंगे तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे केस स्टडी दी गई है जैसे रवि की, वो क्या है, उसने लोन लेके एक कंपनी स्टार्ट की कैपेसिटर्स बनाने की, वो सब कुछ सही चल रहा था, बट जब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आया तो उसके बाद क्या होगा, जो उसका क्लाइंट था जो टेलीविजन मेकिंग में था, तो नेचुरली वो उसको कैपेसिटर सोल्ड करता था, वो उसने अपना काम चेंज कर लिया और वो असेंबली में आ गया, असेंबलिंग एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज कर लिया। और इस केस में क्या हुआ, रवि जो था उसका ऑर्डर डिक्रीज हो गया और धीरे धीरे ही डिक्रीज मैन फोर्स, मतलब उसके लिए ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिवली नेगेटिव सेंस में रहा। और ये कंपटीशन और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। ग्लोबलाइजेशन जो वर्कर्स हैं उनके फेवर में ज्यादा नहीं रहा। देखिए यहाँ पे हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की, तो गवर्नमेंट भी इस तरह से पॉलिसीज बनाती है कि जो वर्कफोर्स है उनके फेवर में ज्यादा नहीं है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वही चीज है कि ग्लोबलाइजेशन में एक हम बोले ना एक्सप्लॉयटेशन का फैक्टर भी काफी ज्यादा रहा है। जो वर्कर्स हैं उनकी जो जॉब है वो ज्यादा सिक्योर नहीं है। Example, to get the order from MNCs, Indian government exporters try hard to cut their cost, which in turn result in cutting labor cost. तो फिर आती है
फियर ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हमने बोला ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा है, बट फिर हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे फियर ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है। वो कैसे कर सकती है? पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड बेस्ट आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बट नॉट ऑल, whereas fair globalization will create opportunities for all। एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि सबकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती है, सबको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट कैन प्ले मेजर रोल बाय आर्टिकुलेटिंग पॉलिसीज प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली रिच बट people in large। Government can ensure implementation of labor laws, negotiate with WTO for fairness rules। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी अपना रोल प्ले कर सकती है, बट देखिए हर चीज गवर्नमेंट नहीं, कुछ चीजें हम भी एज अ सिविलाइजेशन भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जो इन एमएनसीज में वर्क करते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो ह्यूमैनिटी को आगे रख के करेंगे तो अपने आप सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। बट जैसे हम बोलते हैं ना कि जो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज भी होती हैं, वो कुछ न कुछ चैरिटी में देती हैं, CSR देती है, तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से होनी चाहिए ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं, क्योंकि एक्चुअल में इन सब चीजों का मतलब भी ये था कि जो लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाया जा सके, बट वो इफेक्टिवली नहीं हुआ है। तो हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पर इसके साथ हमारा आज का ये डिस्कशन एंड होता है और हमने हमारा ये चैप्टर है वो खत्म होता है। अलॉन्ग विद दैट हमारी ये बुक भी खत्म होती है। अब कल से हम जो क्लास 11th की बुक है वो स्टार्ट करेंगे, बट टिल देन अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। तो टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।